नमस्कार। एजेंडा आज तक में आपका स्वागत है और आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा वो मामला है जो लीगल है जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। दरअसल 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लागू किया गया, यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। मामला कोर्ट में है, सभी पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मंच पर तो बेहद खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और इमरान मसूद साहब हमारे साथ लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ नाम आपके सामने मैं दिखाना चाहती हूं कि अभी देश में ऐसी कितनी जगह हैं जहां पर या तो सर्वे हो रहा है या फिर कोर्ट में मामला चल रहा है। विवादित स्थल जहां जहां कोर्ट में मामला है उसमें शमसी जामा मस्जिद बदायूं उत्तर प्रदेश का है। अगला है अजमेर शरीफ दरगाह, जहां पर कोर्ट ने कहा सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया है अजमेर में। वहीं दूसरा कोर्ट में मामला है मलाली जुमा दरगाह का, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला मामला दिखा दीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में याचिका खारिज कर दी गई है, यहां पर भी लेकिन विवाद उठा था। टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और इसी के साथ ज्ञानवापी मस्जिद अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं और पहले से वहां टीमें पहुंच रही हैं सर्वे के लिए। 100 दिन से ज्यादा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरी कर ली गई है। अगला भोजशाला कमल मौला मस्जिद, जो कि धार मध्य प्रदेश में 98 दिन यहां पर सर्वे हो चुका है। इसी के साथ शाही जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश, जहां पर 2 दिन के सर्वे के बाद मचे बवाल और हिंसा पर ही पूरे देश में नए सिरे से बहस छिड़ी है। शाही जामा मस्जिद संभल, उसके बाद मथुरा में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये बताते हुए सबसे पहले सुधांशु जी आपको मौका देती हूं ये बताने के लिए मामला लीगल है, लेकिन इसके बावजूद आप, आपकी पार्टी, आप पूरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाते हैं कि जितना शोर हम इस पर मचाएंगे उतना ही वोटर्स का हमें जोर मिलेगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये आपके लिए चुनावी नहीं है? पहले तो इस लीगल की टेक्निकलिटी बताते हैं, फिर लीगल का फ्रेमवर्क बताते हैं। ये गजब का एक्ट बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो स्टेटस डिफाइंड। 15 अगस्त 47 को कितने थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो डेफिनेशन। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू ह्यूमिलिटी, मैं बड़े शांति से कहना चाहूंगा, इस्लाम में तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रेयर का कॉन्सेप्ट है। और हिंदी में भी जो इसका अनुवाद है वह उपासना स्थल विधेयक। उपासना शब्द शुद्ध संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता निकट, आसन का मतलब होता आसन लगाना जहां देवता की आराधना करनी हो। तो इस्लाम में ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ना प्लेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि अगर नमाज पढ़नी हो तो आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी कर लेता है, सड़क पे भी आपने देखा होगा, एयरपोर्ट में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा, पार्क में भी देखा होगा। तो मुझे लगता इतना विचित्र लीगल एंगल वाला एक्ट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बना होगा, जिसमें कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उसमें ये 91 में बना, तब तक कश्मीर में जो मंदिर तोड़ दिए गए थे उनका कोई उल्लेख है इसमें कि उनका 1947 का स्टेटस रिजॉल्व होगा? नहीं। अब आप आइए, ज्ञानवापी का आपने बात कही, 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने तहखाने में पूजा रोकी थी, तो 47 का तो स्टेटस कुछ और था। 47 में अब आइए श्री कृष्ण जन्मभूमि में, तो समझौता 67 में हुआ है, तो 47 का स्टेटस कुछ और था। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी ज्यादा सयाना बनने के चक्कर में आदमी कैसे फंदे में फंस जाता है, लीगल फंदे में वो दिखाई पड़ रहा। अब मैं एक और बात बताता हूं, जस्ट एक बात, लीगल फ्रेमवर्क की बात। देखिए कितना बेहतरीन ये सेकुलर तोहफा इस देश को दिया गया कि अगर हिंदू समाज को लगे कि आपका धर्म स्थल भी, जिसके सबूत अवेलेबल हैं, ज्ञानवापी पे फतवाए आलमगीरी का में पूरे एक तो होता है कि किसी ने किताब में लिखा है, एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे आज राजाज्ञा निकलती ना, बाय दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, वो औरंगजेब के जमाने के फतवे हैं। उसके बाद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ओके। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह हक दिया गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत कि अगर तुम क्लेम कर दो कि जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला भी कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा।
आप सोचिए ऐसा बेहतरीन लीगल फ्रेमवर्क और लीगल के प्रति हमारी आस्था क्या है। आप शायद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताएंगे जहां भगवान ने अपना केस लड़ा हो। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान, वन ऑफ द करेस्पॉन्डेंट थे। और मैं एक और बात कह दूं, ये मंदिर मस्जिद का विवाद लीगल होता है, जहां मस्जिदों का आपस में विवाद है एक लीगली सॉल्व होता हो तो बता दीजिए। सीधे धमाका होता है, चाहे पेशावर में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, और चाहे हिंदुस्तान के चरारे शरीफ में हो। चरारे शरीफ की दरगाह जला दी गई थी, किस लिए? उन्होंने कहा साहब ये तो सूफी है, इस्लाम के लिए कुफ्र है, इसलिए जला दो। कोई लीगल हुआ था? लीगल सिर्फ इसलिए है कि भारत में है, लीगल सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में खड़े हैं। चलिए इसी वर्शिप एक्ट में लेकिन सर्वे ना हो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। सर्वे का जब भी ऑर्डर होता है कोर्ट के आदेश से होता है, उसको बाधित करना, पत्थरबाजी संभल में करना कहां तक सही है? नहीं, सवाल तो पूरा होने दीजिए। जैसे उनसे प्रश्न पूछा था आपसे भी पूछूंगी। और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि वक्फ कह दे कि संसद वाली जमीन हमारी है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हमारी है, तो उनका क्लेम हो जाता है। ये कैसे जस्टिफाइड है? देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस देश में झूठ बोला जा रहा है। उसका कोई मैं उसका तोड़ ही नहीं समझ सकता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी ज़मीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ी हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली, पार्लियामेंट वक्फ हो गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली, रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि वो अदालत नहीं जा सकते। अरे भाई 12,500 मुकदमे वक्फ की अदालतों में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत नहीं जा सकते? वक्फ की अदालत, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। देखिए वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। आप ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आता है तो आप जाइए हाई कोर्ट में अंदर। ये कैसे मुमकिन होगा कि वक्फ बोर्ड को इतनी है, वो इतने कहीं कह दिया कि साहब ये वक्फ है, और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत के अंदर नहीं जाएगा। कितना झूठ आप बोलोगे, ये समझ से बाहर है। इतना मत बोलिए, लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। और मेरी दूसरी बात, हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, लाइन लगी पड़ी है। हम क्यों बात नहीं करते कि सरकारी भर्तियां आप खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो? हम बात इस पे नहीं करते, हम बात चर्चाएं कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को आप साइड लाइन लगा के कहाँ भेजना चाहते हैं? कोई तरीका बता दीजिए हमें जाने का, तो हम उसके लिए तैयार हो जाए। आप इस नफरत को क्यों फैला रहे हैं? इस नफरत को क्यों भड़का रहे हैं? नफरत से देश नहीं चल सकता, देश तो मोहब्बत से ही चलेगा। हम तो छोटे भाई हैं, हम तो छोटे भाई मान करके आपका सम्मान आदर हर तरह से सत्कार करने को तैयार हैं। हमसे इतनी नफरत क्यों है? हमसे इतनी नफरत मत कीजिए। हम तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं, देश में मोहब्बत हाथ जोड़ के वो विनती कर रहे हैं कि नफरत मत फैलाइए इनके खिलाफ। अब देखिए झूठ का सच मैं उजागर करता हूं। वक्फ बोर्ड एक्ट में साफ लिखा है कि अगर वक्फ को ये लगेगा कि ये जमीन हमारी है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है पोजीशन लेने के लिए। मैं चैलेंज करके कहता हूं, गवर्नमेंट के बाहर की कोई संस्था बताइए जिसको सीधे डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। ये लीगली पावर दी गई। और दूसरी बात, यहां तो कहते हैं 15 अगस्त 47, आपको पता है सूरत नगर निगम की जमीन पे दावा किस आधार पे है? कि मुगलों के जमाने में वो एक सराय थी और इसलिए उस जमाने में वक्त में दे दी गई थी। तो 15 अगस्त 47 के बाद भी वो क्लेम है, वहां पे 12 साल की जो टाइम की मियाद होती है टाइटल सूट में, वो भी हटा दी गई है। 15 अगस्त 47 भी हटा दी गई है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जो 1500 साल पुराना है, जब तो इस्लाम तामील भी नहीं हुआ था, वो जानते हैं किस आधार पे? 1572 या 62 में अरकाट के नवाब ने वो दिया था। गजब है साहब, आप तो 400 450 साल। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये जिस जमाने के अरकाट के नवाब मुगलों के जमाने की बात करते हैं, उस समय तो हिंदुस्तान में जजिया चलता था। उस समय हिंदुस्तान में जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। उस गवर्नमेंट के फरमान को मानते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर मुगल बादशाह ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी होता है जो कई हजार काफिरों को मारकर गाजी की उपाधि ली जाती है। काफिर मतलब हिंदू ही थे, इंक्लूडिंग अकबर। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने लिखा, मैंने 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर
गाजी की उपाधि ली, आईने अकबरी में भी लिखा है, जहां कहां से गाजी, कितना जहां झूठ जजिया, फैलाएंगे? जहां जिम्मी, सुधांशु जी उसका कितना झूठ लीगल फैलाओगे? आदेश ऐसे वैलिड नफरत मत फैलाओ भाई। है और 15 अगस्त मैं के आपको बाद बता का दूं। लीगल आदेश वैलिड नहीं है। गजब का लीगल फ्रेमवर्क है भाई साहब, गजब का। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, हुजूर इतनी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। एक मिनट। सांसद जी सुनिए तो, एक मिनट, ये इन्होंने वक्फ बड़ी- की मनमानी जो आप कह रहे हैं, ये वक्फ की मनमानी थोड़ा ना कोर्ट सुनेगा अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दलील क्योंकि देने इनिशियल जाएंगे। स्टेज पे कहा गया पहले आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और होता क्या है, जब आप किसी गरीब आदमी को बुलाते हैं, जिस बेचारे ने कभी अदालत तो छोड़िए, उसने कचहरी नहीं देखी तहसीलदार की, उसको ट्रिब्यूनल ने बुला के आप अगेंस्ट में जजमेंट कर देते हैं, फिर कहते हैं हाई कोर्ट जाओ, तो ये कहना है आप बहुत आसान है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उसके ऊपर क्या गुजरती है वो उसको अच्छी तरीके से पता होता। और दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं, इनकी सरकार के ज़माने में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी 2013 में कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। और मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, यूपी के हैं। सन 47 में यूपी में ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान था, 2% नहीं रह गया है। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा था। 1931 के सेंसस में उत्तर प्रदेश में कास्ट वाइज सेंसस था, हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी, वो 15% रेट ऑफ लिटरेसी थी, और क्षत्रियों की 13% थी, और सैयद मुसलमानों की 24% थी। आज मेरे भाई मुसलमानों को समझाओ ना, तुम पढ़ाई में लिखाई में हेल्थ इंडिकेटर में पीछे हो, उस चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम क्यों मंदिर मस्जिद में जाते हो? एक बताइए, कांग्रेस का एक कोई 267 का रेजोल्यूशन जो उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पिलाए हो? समाजवादी पार्टी ने जितने स्थगन प्रस्ताव लाई संसद में, संभल 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 और सिर्फ संभल, और डिबेट में आके कहेंगे मुद्दे की बात करो, सबको समझ में आता मुद्दा क्या है। वो कह रहे हैं इमरान जी की आपके नेता आपने आरोप लगाया मेरा, अभी ले लीजिए पिछले हफ्ते का, मैंने अपने क्षेत्र के लिए अंदर सबसे पहले एम्स के लिए लगाया। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट सरकार बना कर दे, इसके लिए लगाया। आप कैसी बात, हम पे ये आरोप मत लगाइए। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो बात सीधे टॉकिंग अबाउट स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस 267 जो पार्टी दे, मैंने सर लगाया। और संभल का जहां तक सवाल है, संभल में 5 लोगों को मारा गया, हमारी जान की कोई कीमत नहीं, कोई किसी भी तरह मार देगा, हमारी जान की कोई कीमत नहीं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि आप सीनियर हैं, आप सारी बातें जो आपने गाजी और इसकी सारी डेफिनेशन दी, खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि गाजी की उपाधि उसे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है। आप इंसान के मारने की बात कर रहे। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी कि बेगुनाह लोगों को मार देंगे। ये झूठ फैलाना बंद करिए साहब। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अतीत की बातें छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई हम छोटे हैं, आप बड़े हो, आप बड़े बन करके हमारे सर के ऊपर शफकत का अपना हाथ तो रख करके देखो कि हम मोहब्बत के साथ आपके साथ कैसे रहेंगे। हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि देश के अंदर नफरत की बजाय मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों पे जिनके ऊपर आप इतना हंगामा बर्पा किए हुए देश के अंदर, इन बातों को छोड़ करके हम लोग आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ चलने का काम करें। जो हमारा देश का, हमारी साझा संस्कृति सदियों से रहते हुए हैं, उस संस्कृति को हम लोग जिंदा करने का काम करें। इनका मोहब्बत कबूल कीजिए। देखिए, झूठ शब्द का प्रयोग ऐसे झूठ तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सोर्स कोट किया है, फतेहनामा चित्तौड़ 1576, अकबर ने कहा है 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर मैंने गाजी की उपाधि ली है। और सुनिए, मैंने फतवा आलमगीरी को कोट किया है। और सुनिए, बाबर ने 1526 में जीता है इब्राहिम लोदी को, मगर गाजी की उपाधि नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की फौज को कत्ल करने के बाद गाजी को उपाधि नहीं। इतना झूठ बोल के मत बनिए। मैंने सोर्सेस कोट किए हैं, सिर्फ काफिरों को मारकर ही गाजी की उपाधि ली जाती थी। और गाजीउद्दीन हैदर और फलाने गाजी, ये सारे के सारे उदाहरण हैं, और वो उदाहरण भरा पड़ा है। और फिर चलिए ना, हमारी ना आपकी, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, दुनिया में एक एथेंटिक रिसर्च हुई है कि जितने मैसेकर्स हुए हैं पिछले 2000 सालों में, उसके बारे में एक प्रोफेसर R.G. रमल है, अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 2000 सालों में गवर्नमेंट्स के द्वारा मारे गए लोगों का आंकड़ा 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है।
अब इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या लिखी है, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले मैसेकर का उल्लेख नहीं मिलता है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंगा जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ था यह भली भांति समझा जा सकता है। अब वो कहने वाला न इंडियन है और वो संघी भाजपाई तो बिल्कुल नहीं है, ये बात को अच्छी तरह, इसीलिए मैं फैक्ट कोट करके बोलता हूं। 2024 में आ जाए मत बोला करिए सुधांशु जी, 24 में आ जाए, 2024 में। 24 में तो बात कर रहे हैं। 24 में बात यह है कि संभल की जो जिसको आप मस्जिद कहते हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब बताइए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती, इनकी सरकारों ने उसको रिलीजियस कैरेक्टर में तब्दील कर दिया। 1947 में संभल का कैरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में गवर्न ही नहीं होता है, प्योरली लीगल बात है। मगर क्या करें, हर चीज को लेकर लीगल तो किनारे रखना है और वो एक दूसरा एंगल है उसको आगे रखना। 1800 इनकी बात, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनसे भी पूछूं, आपसे भी पूछूंगी प्लीज सर। अब मॉडरेटर ऐसे थोड़ी लड़ाई, नहीं तो आप बैठ के कर लीजिए लड़ाई यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां पर एएसआई कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे के लिए जाए और वहां पर पत्थरबाजी हो जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? पहले का सवाल रखिए, जो आपने कहा कि वो आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ मेरा प्रश्न ये है आपसे, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया और वो मस्जिद है उससे 300 साल पुरानी। वो मस्जिद बनाई गई थी नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगा कि हम उसमें कितने वक्त की नमाज पढ़ें और कहां वजू करें और कहां पानी पिएं और कहां क्या क्या करें, ये काम एएसआई तय करेगा। ये तो सबसे पहला जवाब तो मेरा आपके जो आपने कहा उसके लिए। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को उसका प्रोटेक्टर बनाया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा दी, हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां से हो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ, उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है, कुछ नहीं होता है वहां पर, सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है। टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। आपके वकील जो वहां पे गए थे उन्होंने, मैंने लाइव टीवी पर बोलते हुए देखा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ के साथ वो आ रहे हैं, वो आते हुए वीडियो है। तो भैया जाते हुए और आते हुए का बात नहीं, वो भीड़ कहां से आ गई। आप हाल क्या हो गया हमारा देश में, मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या, आप बता दीजिए क्या करें। हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अलग थलग कैसे कर सकते हो। दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं। लेकिन आपसे विनती कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर लीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, अतीत की बातें छोड़िए, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बातें करिए। मोहब्बत की बात करिए वो कह रहे हैं। और अभी भी संभल में चट ऑर्डर, चट आदेश, वो कह रहे पूरी पुलिस की लाइन पहले से खड़ी थी कि सर्वे के लिए आइए, पधारिए। देखिए, बोलते बोलते कैसे आधा सच जुबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जुबान पे आती है। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला, कौन होता है एएसआई तय करने वाला। अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कान खोल के सुनिए, ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं। जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी, तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे। फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। क्यों डरते हो मेरे भाई सर्वे से। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम मुसलमानों के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। आप तो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। यही यूपी जब तक ये 1976 में ये देश सेकुलर नहीं बना था तो मुसलमानों की पहचान कौन थे। शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी,
मजरूर सुल्तानपुरी, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े फनकार, यूपी में कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। बोलिए आज कौन पहचान हो गया? हमने पहचान नहीं बनाई, आपने अपनी पहचान जोड़ी। जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। आपके एक से एक आलिम फाजिल लोग हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर अफसोस है कि सेकुलर सियासत ने एक पेंट कर दिया कि मुसलमान के साथ सिर्फ अपराधी और आतंकवादी को जोड़ेंगे, कलाकार और फनकार को नहीं जोड़ेंगे। मैं आज 2024 की बात करता हूं। आज बताइए, हमने केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब को गवर्नर बना रखा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान पॉलिटिकल क्लास में नहीं हो सकता। उलेमा इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई उनसे बहस करके देख ले किसी मुद्दे के ऊपर, चाहे कुरान के ऊपर चाहे हदीस के ऊपर, उसके जैसे व्यक्ति को आप अपना नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उनसे बड़ा साइंटिस्ट पिछले कई सौ सालों में आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ, बैतुल हिकमत जो बगदाद थी उसके बाद, मगर उसको ये अपना नहीं मानते। समस्या ये है कि आप जहनियत सोचिए, आप जहनियत काबिलियत की बजाय जब से दहशत की तरफ जोड़ ले गए हैं, वहां समस्या है, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं। 3000 साल, एक छोटा सा सवाल, 3000 साल पहले क्या था हमें जानना है, जानकर क्या करिएगा? सर्वे क्या चिंगारी नहीं है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, अयोध्या के फैसले के बाद कह दिया गया कि धार्मिक कैरेक्टर आप नहीं बदल सकते, तो सर्वे में ये जानकर ही कि वहां पहले मंदिर था, आप क्या कर लीजिएगा? बहुत अच्छी बात है, तो फिर सारी चीजों पे 15 अगस्त 47 आ जाए, ये क्या है? मतलब एक पे तो 400 साल पहले जा सकते हैं, दूसरा और दूसरा कैरेक्टर जानने से बदलिए ना पार्लियामेंट। मैं बता रहा हूं, कैरेक्टर जानने से डर क्या लगता है? देखिए, उससे होता क्या है कि आप भले ही ना कर पाए, दिख जाता है कि हकीकत क्या थी, दिख जाता है कि न्याय और न्याय क्या था। ऑन द लाइटर नोट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, जो आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा, और जिसकी वजह से तमाम मौलवी लोग जो आपको भड़काते हैं वो भड़का नहीं पाएंगे, और असली, सुनिए सर, असली भाईचारा आ जाएगा। तब समझ में आएगा डीएनए सबका एक है, डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, डीएनए बाबर का नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम, जांच से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं एक मिनट सबसे पहले, भैया ने मेरे बात कही, सीनियर हमारे साथी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, मुझे कृपया करके आप ये भी बता दीजिए, आपने सारी जो मुस्लिम बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, क्यों बंद कर दी? उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको पैसा मिलना था, आपने क्यों बंद कर दिया? आप अगर इनको अपने साथ लगाना चाहते तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होता था, उसमें पिछले 10 साल के अंदर लगातार आपने कटौती करके उसे ऑलमोस्ट खात्मे के कागार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आपने उर्दू जबान के तमाम शायरों के नाम लिए, आपने उर्दू जबान को खत्म करने के लिए उर्दू अकेडमी का तमाम तर बजट खत्म कर दिया। आप एक तरफ बात कहते हो कि ये लोग फनकार थे, ये लोग सब उर्दू में लिखते थे, आपने उर्दू को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया। उर्दू खूबसूरत जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, उर्दू कोई विदेशी जबान नहीं, वो तो हमारी सरजमी की जबान थी, आपने तो उसे भी मुसलमान बना दिया। हम इस हिंदू मुसलमान की नफरत को मिटा करके हमारा साझा संस्कृति, साझा विरासत जो थी, हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि देश के अंदर नफरत बोना बंद कीजिए, देश के अंदर नफरत मत बोइए, देश के अंदर आप बुनियादी मुद्दों पे, आप सरकार के अंदर है, आपके सरकार में रहते हुए कैसे खतरे के अंदर आ जाएगा धर्म, वही समझ में नहीं आता। आप सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर रहते हुए, आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। क्यों? यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ इंडिया के चीफ थे, पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, हमें आपका प्यार चाहिए। तो सरदार पटेल ने सबसे तल्ख लहजे में जवाब दिया था, ये छोटे भाई बड़े भाई की बात अब मत करिए, आपको जो लेना था आपने ले लिया। और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूं,
3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल ने बोला है। और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया था, भारत के मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादातर में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, ढाका पेशावर या वहां से चुन के नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अब आगे बोला, सुनिए, सरदार पटेल ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये मत कहो कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं। पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साहबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में, भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। जवाब दीजिए। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी, हमारी दोस्त नहीं थी। मुस्लिम लीग अब सुनिए ना, अब आप सुनिए साहब, मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, AK फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और जब बंटवारा हुआ वही सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे नहीं बोल रहा हूं। अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन की? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, हम बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी। बंटवारे के खिलाफ थे। ए भाई, 26 अप्रैल 1946 के बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने। अरे बात अरे भैया ऐसा मत बोलो, अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग और आप मिलकर के दोनों खेल रहे थे सर। 4 जून, अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई, मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस का था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने शुरू करी है, अब सुनिए एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जब प्रस्ताव पास किया उससे पहले शांत फैक्ट सर 2 सितंबर 46 को देखिए, मैं इस बहस के अंदर चूंकि मुझे पार्लियामेंट जाना है, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट जाना। चलिए, इसी के साथ दोनों सांसदों का तालियों के साथ अभिनंदन। जबरदस्त बहस आपने देखी। इसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। पहुंचना। इसी के साथ इस बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और सुनना इनको। अच्छा, 1.5 मिनट है भाई, 1.5 मिनट है, आप अपनी बात और कह दीजिए।
आपके एक तो आप नेता उठाइए माइक उठाइए, अभी 1.5 मिनट का टाइम बचा है तो 1 मिनट में कुछ बताइए। मैं तो बड़ा हैरान रहती हूँ, मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो बच्चे इनका इंस्टा रील देखते रहते हैं। तो आपका जो ये परव्यू है ना, रील से डिबेट खत्म हो गई। आज की डेट में ये झूठ कहना और 2 मिनट में आदमी चेक कर सकता है कि जो बोला जा रहा है सही है नहीं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये फतवाए आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 85 से लेके 100 के बीच में इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लीजिएगा। सब लिखा है कैसे कैसे मंदिर के डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर हुए। अब उसके बाद आज समस्या जानते क्या है? आप कहते हैं आप इतिहास भूल जाओ, ठीक है हम भूल जाएं, और आप आके टीवी पे कहेंगे रहमतुल्लाह अल सलेह औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अल सलेह, भैया आप भी भूलो ना। अब आज की डेट में कोई ये कहे कि नाजीज ने मैसेकर किया यहूदियों का, तो अब कोई ये कहे कि देखिए आज जर्मन और यहूदियों के भाईचारे का आधार ये होगा कि नाजी ये कहेंगे कि हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर और रुडोल्फ आइकमैन मेरे हीरो हैं, और वो कहेगा हमने बहुत सही किया था कि हजारों को मारा था, पर इनको स्वीकार करो। ये है, ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब दिया जाएगा। केंद्र क्या कहेगा? और बेहतरीन जवाब दिया जाएगा, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। और टेक्निकल जवाब दिया जाएगा। और मेरा यह भी मानना है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे विचार करेगा, और मैं मतलब कोई वकील नहीं हूं, पर ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि इसमें वर्शिप उस किस रिलीजन में है पहले तय हो जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त को प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त 47 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप का नंबर तय हो जाए, तब तो बात का मतलब है, वरना तो ये हवाई बात हो गई। तो जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हुए हैं, मामला लीगल है, फैसला अदालत से ही होगा। पार्टियां अपने वैसे मैं लास्ट में एक लाइन और कह दूं, जब से लोगों को तकलीफ होती है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपको ध्यान हो 70 और 80 के दशक में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या थी? 1.8 to 2%। अब सोचिए हमें कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग में भरा जाता, कहा जाता 2% हिंदू ग्रोथ रेट है। मैं हिंदू से उसका क्या लेना देना था? पर जो लोग कहते हैं उनको हिंदू समझ में आता, हिंदू तो नहीं, तो 2% की ग्रोथ रेट और एवरेज 10-12% की इन्फ्लेशन रेट, ये थी हिंदू डेवलपमेंट। और आज जब क्रिस्टीना जॉर्जिएवा IMF की चीफ कहती है कि वर्ल्ड की सारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया है और 15% कंट्रीब्यूशन के साथ वर्ल्ड में ग्रोथ करने वाला है, यह है हिंदुत्व का डेवलपमेंट मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।